प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद कुछ फॉरेन किंगडम्स जो स्टैब्लिश हो गई थी इंडियन टेरिटरीज में, उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मौर्यन डायनेस्टी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, जिसमें कि कुछ काफी ग्रेट रूलर्स ने जन्म लिया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर सम्राट अशोक। तो जब यह मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो इंडिया के बाहर की ताकतों ने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया की बाहर की ताकतें मतलब क्या? जैसे ग्रीस से आए इन्वेडर्स, या फिर ईरान से आए इन्वेडर्स, या फिर चाइना और मंगोलिया से होने वाले आक्रमण, ये सारे आक्रमण बढ़ गए और इन आक्रमणों का रिजल्ट ये निकला कि भारत की धरती पे बाहर से आए हुए लोगों ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली, ठीक मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी इंडियन हिस्ट्री के उसी दौर को, उसी टाइम पीरियड को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो जहां तक बात है कि फॉरेन इन्वेजन्स की, यानी कि बाहर से होने वाले, बाहरी देशों से होने वाले हमले की, तो वो तो मौर्य डायनेस्टी से काफी पहले से भी भारत में होते रहे हैं। लेकिन पहले होने वाले हमलों में कभी ऐसा नतीजा नहीं निकला था कि बाहर से आए किसी विदेशी राजा ने भारत की ही धरती पे किंगडम स्टैब्लिश कर लिया हो। ऐसा तब तक नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ही हुआ। तो ऐसा पहला विदेशी आक्रमण या बाहरी ताकतों का भारत में आक्रमण करने का जो पहला एग्जाम्पल या पहला उदाहरण हमें मिलता है, वो किंग डेरियस का मिलता है। तो किंग डेरियस कौन थे? तो ये एक पर्शियन राजा थे। तो पुराने जमाने में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो ईरान, जैसा कि आप जानते हो, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है ईरान। तो अफगानिस्तान तो उस टाइम भारत ही हुआ करता था। तो अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो आप कह सकते हो कि ईरान भारत का पड़ोसी हुआ करता था। तो ये उस जमाने की बात है। तो किंग डेरियस, जो कि पर्शियन एकेमेनिड एम्पायर को स्टैब्लिश जिन्होंने किया था, तो ईरान में जो या पर्शिया में जो एम्पायर स्टैब्लिश हुई थी उसको कहा जाता था एकेमेनिडियन एम्पायर। तो ये किंग डेरियस इसी एकेमेनिडियन एम्पायर के राजा थे और इन्होंने इंडस वैली पे अटैक किया था, आक्रमण किया था 535 बीसी में। तो ये इंडस वैली क्या चीज है बच्चों? तो इंडस वैली का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इंडस वैली इलाके की बात हो रही है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला इलाका आप देखते हो आज, तो उस वक्त तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो बेसिकली जो पांचों नदियों वाला इलाका है, जिसको कि पंजाब बोला जाता था, जो कि पंजाब आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बट गया है, उसी पंजाब को आप रफली इंडस वैली मान सकते हो। तो ये सबसे पहला आक्रमण था। उसके बाद फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी तो एक विदेशी आक्रमणकारी ही था ना। वो तो ग्रीस से आया था कि इंडिया पे अटैक करने और इंडिया पे कब्जा करने 326 बीसी में। तो ये सब आते थे, अटैक करते थे, वापस अपने घर को चले जाते थे। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। तो मौर्यन एम्पायर देख रहे हो, इतने लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ एक एम्पायर था, ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। उस वक्त तो बांग्लादेश भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, अफगानिस्तान भी नहीं था। ये सब के सब इंडिया के ही हिस्से थे और सब के सब मौर्यन डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल में आते थे। तो ये जो मौर्यन एम्पायर थी या मौर्यन डायनेस्टी कह लो, इन लोगों ने 140 सालों तक राज किया। तो 140 सालों तक राज करने के बाद 185 बीसी में इनका एम्पायर डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। तो आप ये देख रहे हो बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया बेसिकली ईरान का एक शहर था। तो ये इन बैक्ट्रिया में काफी अच्छी खासी किंगडम स्टैब्लिश थी, काफी ताकतवर किंगडम स्टैब्लिश थी। तो आप ध्यान से देखो तो ये तो मौर्यन डायनेस्टी के पड़ोसी थे ना। तो जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था भारत में, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई
कि वो इंडिया पे अटैक करे, क्योंकि काफी ताकतवर एक के बाद एक के बाद एक ताकतवर राजा प्रोड्यूस किए मौर्यन एम्पायर ने। तो जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो इन सबको मौका मिल गया कि भारत की धरती पे अटैक करने का। ईरान से भी अटैक होने लगे, ग्रीस से भी होने लगे, इधर चाइना के लोग भी इंडिया में एंटर करने लगे। तो ये सिनेरियो बदल गया मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद। तो जो मौर्यन एम्पायर का जो कोर था, कोर जहां से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, वो बेसिकली यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश वाला रीजन था। उज्जैन आप देख रहे हो मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र यानी पटना, कपिल वस्तु यानी उत्तर प्रदेश, साकेत यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था वो तो इंडियन किंगडम्स के हिस्से चला गया। यानी जब मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई, मौर्यन डायनेस्टी तो आप समझ रहे हो ना कि यहां से यहां तक काफी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ था, ये सब कुछ मौर्यन डायनेस्टी के ही अंडर आता था। तो मौर्यन डायनेस्टी का जो कोर पार्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, वो इंडियन किंगडम्स ने हथिया लिया। मौर्यन तो मर गए, वो तो गायब हो गए, तो अब सबको जमीन लूटने का मौका मिल गया, सबको किंगडम बनाने का मौका मिल गया। तो इस एरिया जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का, यहां पे तो इंडियंस ने कब्जा कर लिया। यानी एक इंडियन गया तो किसी दूसरे इंडियन ने कब्जा कर लिया। तो ये दो दूसरे इंडियन कौन थे, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। सूंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सतवाहन डायनेस्टी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इंडिया का हिस्सा था, यानी कि आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का कश्मीर, तो इन सब एरियाज पे हमले होने लगे। ये सारे जो पार्ट्स थे ये बाहरी ताकतों, ये विदेशियों के हाथ में चले गए, खास करके उन विदेशियों के हाथ में जो पर्शिया से अंदर घुस गए थे, पर्शिया यानी ईरान, या फिर जो ग्रीस से आए थे। तो जो लोग ग्रीस से आए थे वो तो काफी पहले से ही इन एरियाज में रहते थे, लेकिन इन्होंने कभी इंडिया पे अटैक नहीं किया था। अलेक्जेंडर के मरने के बाद इंडिया के बॉर्डर पे ग्रीस लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। उनके अच्छे संबंध थे मौर्यन डायनेस्टी से। तो अब जब मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो वो संबंध रहे नहीं, अब इन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो विदेशी ताकतें थी जिन्होंने कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे कब्जा किया, तो इन्होंने 500 सालों तक इन एरियाज पे कब्जा बनाए रखा। तो ये कब्जा कब स्टार्ट हुआ, जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया। एग्जैक्ट डेट की बात करो तो 185 बीसी में मौर्यन एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। तो तब से जो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, 3rd सेंचुरी एडी तक ये कब्जा बरकरार रखा। यानी जब तक गुप्ता डायनेस्टीज ने इन सबको हरा नहीं दिया। यानी आप समझ सकते हो कि 500 सालों तक भारत का इतना बड़ा हिस्सा फॉरेन कंट्रीज से आए लोग रूल कर रहे थे, फॉरेन एम्पायर्स थे ये। तो आइए बात करते हैं इन फॉरेन एम्पायर्स की। तो बेसिकली 4 अलग अलग डायनेस्टीज को मौका मिला मौर्यन डिक्लाइन के बाद इंडिया पे किंगडम स्टैब्लिश करने का। तो वो 4 कौन थे, वो 4 ताकतें कौन सी थी? पहली ताकत थी इंडो ग्रीक्स की, यानी वो लोग जो अलेक्जेंडर के बताए रास्ते पे आए थे और इंडिया के बॉर्डर पे रहते थे, और जब इनको मौका मिला तो ये इंडिया में घुस गए और इंडिया में अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली। तो ये लोग तो ग्रीस से आए थे, ग्रीस से। अब बात करते हैं सीथियंस की या साकाज की। तो ये लोग बेसिकली ईरान से आए थे, यानी कि ईरान में रहते थे। जब इनको मौका मिला तो ये इंडिया में घुस गए, इंडिया में लड़ाइयां लड़ी और अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली। तीसरे थे पार्थियंस और पहलव। तो पार्थियंस भी ईरान से ही आए थे, तो सीथियंस भी ईरान से ही आए थे। तो बेसिकली पार्थियन या पहलव लोगों ने इन्हीं साकास को हराया था और अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली थी। तो ये दोनों ईरानियन थे। चौथी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, चौथा किंगडम जो हमको देखने को मिलता है वो था कुषाण डायनेस्टी या कुषाण किंगडम। तो ये लोग बेसिकली चाइना से आए थे, चाइना से मंगोलिया होते हुए उस रास्ते से इंडिया में आए हुए थे। तो इन 4 विदेशी ताकतों, 4 में से 2 तो ईरान से आए थे, एक ग्रीस और चौथा चाइनीज मंगोलियन।
तो आइए हम इन चारों डायनेस्टीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन किंगडम से। अब आप बोलोगे कि इंडो ग्रीक और इंडो बैक्ट्रियन क्या चीज है? तो इंडो ग्रीक यानी कि ग्रीस से आए वो लोग जो भारत में बस गए, पूरी तरीके से इंडियनाइज हो गए, भारत की परंपरा, भारत के तौर तरीकों को अपना लिया। अब ये बैक्ट्रियन क्या चीज है? तो बैक्ट्रिया नाम का एक शहर था ईरान में, बैक्ट्रिया, तो ईरान का एक शहर था। तो इंडिया में एंटर करने से पहले इन लोगों की किंगडम बैक्ट्रिया से चला करती थी। जैसे भारत की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी पाटलिपुत्र से कंट्रोल होती थी, वैसे ही ईरान की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी बैक्ट्रिया से कंट्रोल होती थी। इसलिए बैक्ट्रिया से आए वो लोग जो इंडो यानी इंडियन बन गए और इंडिया में किंगडम स्टैब्लिश कर ली। तो इसलिए इंडो ग्रीक बोलो या इंडो बैक्ट्रियन बोलो, आपको एक ही चीज समझनी है। अब आइए देखते हैं कि इंडो ग्रीक डायनेस्टीज क्या चीज थी। तो अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी 323 बीसी में। तो अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया पे अटैक किया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हो ब्लू कलर से सराउंडेड, ये हिस्सा अलेक्जेंडर और उसके मिलिट्री जनरल्स के कंट्रोल में चला गया था। तो ऐसा ही एक मिलिट्री जनरल था सेलिस्कस निकाटोर। तो सेलिस्कस निकाटोर कह लो कि अलेक्जेंडर के मरने के बाद इन जमीनों का मालिक बन गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर तो मर चुका था, मरने से पहले वो इन सब जगहों को वो जीत चुका था। तो अब ये सारी जगहों का मालिक बन गया है सेलिस्कस निकाटोर। तो अब इस सेलिस्कस निकाटोर की लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से 305 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य डायनेस्टी का राजा बन चुका था, 15-16 साल उसको हो चुके थे राजा बने, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था सेलिस्कस निकाटोर पे, क्योंकि इन जगहों को वो आजाद कराना चाहता था। और चंद्रगुप्त मौर्य इन जगहों को सेलिस्कस निकाटोर से आजाद करा भी लेता है। यानी ये सारा जो रीजन देख रहे हो ना बच्चों आप, ये सब मौर्यन डायनेस्टी के पास वापस चला गया था। और सेलिस्कस निकाटोर ने चंद्रगुप्त मौर्य से एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। तो पीस ट्रीटी साइन हो गई किसके बीच? सेलिस्कस निकाटोर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। कह लो कि ग्रीस के लोगों और मौर्यन डायनेस्टी के बीच, यानी कि अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो पीस ट्रीटी साइन करने के साथ ही सेलिस्कस ने अपनी बेटी की शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल में रहता था ये एम्बेसडर। इस एम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने काफी समय बिताया चंद्रगुप्त मौर्य के महल में, वो रहता था और सब कुछ ऑब्जर्व करता था। उसने काफी इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो इंडिया के बारे में जो उसने बुक लिखी है मेगास्थनीज ने, उस बुक का नाम है इंडिका, यानी कि इंडिया की कहानी, भारत की कहानी। तो ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है बच्चों। तो इसलिए आप याद रखोगे कि मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, या भूलना मत, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये तो तब की बात है जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था, इंडिया में चल रहा था। तो ये देख रहे हो, ये सेलिस्कस निकाटोर यहां से रूल करता था बैक्ट्रिया से, और ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य यहां रहता था। फिर भी दोनों के बीच अच्छे रिलेशन बने हुए थे। तो यही बैक्ट्रिया है, ईरान का शहर। तो जब अशोक मौर्य की डेथ हो गई, अशोक मौर्य यानी सम्राट अशोक, जो कि सबसे महान राजा हुआ मौर्यन डायनेस्टी का, तो जब उसकी डेथ हुई तब तक मामला सेट था। दोनों एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखते थे। यानी ग्रीस सिर्फ ईरान वाले हिस्से में, ईरान में भी ग्रीस का ही कब्जा था, ग्रीक वाले लोगों का ही कब्जा था, ठीक है। तो उस यानी भारत की बाउंड्री के बाहर ये लोग रहते थे जब मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन करने के बाद सब कुछ बदल गया। तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो अब इन लोगों की तो कोई दोस्ती यारी रही नहीं। उनकी दोस्ती यारी तो मौर्यन एम्पायर वालों के साथ थी, अब मौर्यंस ही नहीं रहे। तो अब इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। तो जो सबसे पहला अटैक आया ग्रीको बैक्ट्रियंस का, ग्रीको बैक्ट्रियंस यानी ईरान के बैक्ट्रिया से ये लोग इंडिया में घुसने लगे। ये पहला अटैक किया था किंग डेमेट्रियस ने।
तो किंग डेमेट्रियस कौन था? आप कह सकते हो कि ये एक ग्रीक ही था, ये था ग्रीक, इसमें ग्रीस का खून था, लेकिन ये बैक्ट्रिया में रहता था। उसके बाद इसने इंडिया में अटैक करना स्टार्ट कर दिया 180 बीसी में। तो जब ये अटैक कर रहा था तब तक मौर्य डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी सूंग डायनेस्टी ने। तो सूंग डायनेस्टी वाली वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया डिमिट्रियस के अटैक को। तो डिमिट्रियस जब इंडिया में अटैक करने के लिए आया तो वो अपने साथ अपने दामाद मिनांडर को भी लेके आया था। यानी पहले अटैक में 2 ग्रीस वॉरियर्स का जिक्र मिलता है। पहला वॉरियर था डिमिट्रियस, दूसरा वॉरियर था उसी का दामाद मिनांडर। तो अब इन लोगों को रोकने वाला कोई ताकत, मतलब ऐसी कोई बड़ी ताकत तो मौजूद थी नहीं, मौर्यन डायनेस्टी पहले ही खत्म हो गई थी। तो ये लोग जो इंडिया में घुसे तो काफी बड़े एरिया पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। गांधार, काबुल, ये सब आप देख रहे हो, इन सब जगहों पे इनका कंट्रोल हो गया। ये आए थे यहां से, बैक्ट्रिया से, अब इन सब ने इन सब जगह पे अपना कंट्रोल कर लिया। पंजाब और गंगा यमुना दोआब, यानी कह लो रफली दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी इनके कब्जे में चला गया था। तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में अंदर तक घुसते चले आ रहे थे। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते पाटलिपुत्र पहुंचना चाहते थे, पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। लेकिन उस वक्त जो सूंग राजा था, सूंग राजा पुष्यमित्र सूंग, वो पाटलिपुत्र में ही रहता था। तो इस पुष्यमित्र सूंग ने डिमिट्रियस और उसके दामाद को पाटलिपुत्र में घुसने नहीं दिया, मतलब अपने पोते को भेजा था। आप सूंग डायनेस्टी वाली वीडियो देखोगे, वहां आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो पुष्यमित्र सूंग ने अपने पोते को भेजा था, पोता इसका था वासुमित्र, तो अपने पोते को भेजा था कि मिनांडर, और बेसिकली डिमिट्रियस जो है, डिमिट्रियस तक्षशिला में रुक गया था और उसका दामाद मिनांडर आगे बढ़ गया था। तो मिनांडर को भगाया था पुष्यमित्र सूंग के पोते वासुमित्र ने। तो यह पहले अटैक की कहानी थी, यानी पाटलिपुत्र तक नहीं घुस पाए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के काफी बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो गए थे ये लोग। तो ये जो ग्रीक लोगों का आक्रमण था, इसका जिक्र हमको पतंजलि द्वारा लिखी गई एक एपिक पोयम महाभाष्य से पता चलती है। अब ये पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र सूंग, पुष्यमित्र सूंग के राज पुरोहित थे, प्रीस्ट थे, यानी पंडित थे पतंजलि। और इन्होंने ही संस्कृत का ग्रामर लिखा है, और इन्होंने योग जो होती है, योग विद्या एक्सरसाइज, उस पे भी काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी। तो पतंजलि ने तो आंखों देखा था, उसी वक्त की कहानी है जब ये अटैक्स हो रहे थे। तो पतंजलि ने अपनी बुक महाभाष्य में इस अटैक के बारे में लिखा है। और क्योंकि पुष्यमित्र सूंग वगैरह जो थे, ये लोग ब्राह्मण थे, संस्कृत लैंग्वेज फॉलो करते थे, इसलिए संस्कृत लैंग्वेज की कई सारी बुक्स में हमको इन अटैक्स का जिक्र मिलता है। ऐसी कुछ बुक्स हैं, युग पुराण और गार्गी संहिता, ये सब हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं। तो इन किताबों में ग्रीक्स को यवन के नाम से बुलाया गया, यवन। आज हम जानते हैं कि ग्रीस नाम का कोई देश है, उस वक्त ग्रीस का नाम ग्रीस नहीं था, यवन था। तो यवन देश से आने वाले यवन कहलाए। तो आज भी संस्कृत में यवन का मतलब फॉरेनर होता है, विदेशी होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। तो मिनांडर पाटलिपुत्र यानी पटना पहुंचना चाहता था, लेकिन पटना नहीं पहुंच पाया, उसको पटना से मार भगाया शुंग डायनेस्टी वालों ने। तो वो वापस लौट जाता है और मथुरा में, मतलब ये भी आया था और इसके जो फादर इन लॉ डिमिट्रियस भी आए थे, इन लोगों ने गांधार, पंजाब, इन जगहों पे तो कब्जा कर ही लिया था। तो इनका जो कब्जा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मथुरा तक फैला हुआ था। इसने कई बार पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वासुमित्र जो कि पुष्यमित्र सूंग का पोता था, ऐसा होने नहीं दिया वासुमित्र ने। तो ये मिनांडर, इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिलिंद या मिनांडर ने अपनी कैपिटल सियालकोट को बनाया। सियालकोट को उस वक्त सकल कहा जाता था। सियालकोट आज पाकिस्तान का एक शहर है। यानी बेसिकली बहुत अंदर तक तो ये लोग नहीं घुस पाए,
तो आज का जो पाकिस्तान आप देखते हो, आज का पंजाब आप देखते हो, आज का जो उत्तर प्रदेश, आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश खास करके, उन सब जगह पे ग्रीस का कब्जा हो गया। ग्रीस, आप यकीन कर पा रहे हो, ग्रीस से आए लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा में राज कर रहे थे। तो इसी मिनांडर की कहानी हमको मिलिंद पाहनो नाम के एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से मिलती है। तो हुआ क्या था कि मिनांडर या मिलिंद जब मथुरा में रहने लगा, जब सियालकोट में रहने लगा, तो ये लोग पूरी तरीके से इंडियन कल्चर में ढलते चले गए, इंडियन रंग ढंग अपनाते चले गए, भारत के धर्मों को अपनाते चले गए। तो भारत में उस वक्त दो धर्म बहुत प्रचलित थे, एक तो हिंदुइज्म और दूसरा बुद्धिज्म। अब इनकी लड़ाई ही होती थी हिंदुओं से। पुष्यमित्र सूंग, ये तो हार्डकोर ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण था ये, इसलिए मिनांडर इसका दुश्मन था। तो दुश्मन था तो ब्राह्मण धर्म तो चुनेगा नहीं, इसलिए मिनांडर ने बुद्ध धर्म अपनाया। और बुद्ध धर्म अपनाने की कहानी हमको मिलिंद पान्हो नाम के बुक में मिलती है। यही जो मिलिंद आप देख रहे हो, यही मिलिंद मिनांडर ही है। तो हुआ क्या था कि मिनांडर ने नागसेन नाम के एक बुद्ध टीचर, जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के टीचर्स होते हैं ना, उसको बुलाया था कि मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है बौद्ध धर्म के बारे में। तो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो डिस्कशन हुई थी बौद्ध धर्म के बारे में लेके, उसी डिस्कशन की कहानी हमको मिलिंद पान्हो में मिलती है। तो मिलिंद पान्हो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो मिलिंद क्वेश्चन पूछता था और नागसेन उसका जवाब देते थे। तो इस सवाल जवाब से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया आगे चल के। तो ये तो हम जान ही गए कि मिलिंद कहो या मिनांडर कहो, दोनों एक ही व्यक्ति है। और बाद में उसने नागसेन के, ये आप देख रहे हो मिनांडर और ये उनकी बातचीत हो रही है नागसेन से। तो उसके बाद अपना लिया बुद्धिस्ट धर्म। तो जो कहीं कहीं नागसेन को नागार्जुन भी लिखा गया है, लेकिन उनका मेन जो प्रचलित नाम है वो नागसेन ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रीस लोग भारत में आके बसना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप को भारत के रंग ढंग में डालना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ 100 सालों के बाद की कहानी, अब कुछ सालों बाद की कहानी ये है कि सुंग डायनेस्टी से इनका कह लो कि इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमको एक कहानी का जिक्र मिलता है कि ग्रीक एम्बेसडर आया था, उसका नाम था हीलियोडोरस। तो एक ग्रीक एम्बेसडर शुंग राजा भागभद्र के दरबार में गया था। तो भागभद्र भी एक शुंग राजा ही था, लेकिन उस वक्त तक शुंग डायनेस्टी जो है काफी कमजोर हो गई थी। जब ताकतवर हुआ करती थी तो ग्रीक राजाओं को पाटलिपुत्र तक भी नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन अब शुंग डायनेस्टी काफी कमजोर हो गई थी और इन लोगों ने अपना राजपाट जो है उज्जैन में शिफ्ट कर लिया था। पाटलिपुत्र से शिफ्ट हो गए थे उज्जैन। तो तब की बात है ये। तो उस वक्त एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम हीलियोडोरस था, वो भागभद्र नाम के शुंग राजा के दरबार में गया था और अपने साथ एक पिलर लेके गया था। वो पिलर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था, यानी उस पिलर पे भगवान विष्णु के बारे में मंत्र वगैरह लगे हुए थे और पिलर पे गरुड़ की आकृति बनी हुई थी। गरुड़ होता है ना, पक्षी होता है ना गरुड़, जिसको कि भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं हीलियोडोरस पिलर। तो हीलियोडोरस पिलर कहां देखने को मिलेगा आज हमें? तो हमें आज ये बेस नगर में देखने को मिलेगा। इसको बेस नगर पिलर भी बोलते हैं, बेस नगर या विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये है इंडो ग्रीक्स की कहानी। तो इंडो ग्रीक्स वो पहली डायनेस्टी या पहले लोग थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके पहले भी कई बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन किसी ने सोने का सिक्का नहीं चलाया। ये पहले लोग हैं। ठीक, तो मिलिंद या मिनांडर की मृत्यु के बाद जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी बनी थी वो कमजोर होती चली गई और कई छोटे छोटे किंगडम्स में बट गई। तो ये कहानी थी इंडो ग्रीक किंगडम के बारे में। तो भाई अगले किंगडम की बात करते हैं। जो अगली किंगडम थी वो थी इंडो सीथियंस की,
जिसे कि शाका डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो कौन थे ये इंडो सीथियन लोग? तो आइए पता करते हैं। तो आपको पता होगा कि चाइना में एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था, जिसका मकसद था कि चाइना की बाउंड्री निर्धारित करना। तो चाइना, पुराने जमाने का जो चाइना था, वो भी बार बार अटैक का सामना करता था। जो विदेशी ताकतें थी, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान के जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, वो जैसे इंडिया में अटैक करते थे वैसे चाइना में भी अटैक कर दिया करते थे। तो चाइना में इन सब को रोकने के लिए ग्रेट वॉल बनाया गया। तो जब ये ग्रेट वॉल बन गया तो उस तरह के ट्राइब जो बार बार चाइना में एंटर कर जाते थे, ट्राइब यानी कबीले, ये सब खूनी कबीले हुआ करते थे, हमेशा खून के प्यासे हुआ करते थे कबीले, सभ्य नहीं थे ये लोग। तो ये लोग सिर्फ मार काट में यकीन रखते थे। तो अब ये चाइना में तो घुस नहीं सकते हैं, तो इन कबीलों में हजारों हजार लोग एक साथ चलते थे। इनकी अपनी मवेशियां, जानवर वगैरह हुआ करते थे। तो उन जानवरों का चारा, उनको घास, पानी, ये सब मिले, इसके लिए ही ये लोग चाइना जाते थे। तो अब उन सब चीजों पे तो रोक लग गई। तो अब ये अपने मवेशी लेके कहां जाएंगे? अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इनका पूरा ध्यान इंडिया की तरफ हो गया कि अगर हम चाइना में एंटर नहीं कर सकते तो हम इंडिया में एंटर करेंगे। तो जब इन्होंने इंडिया में एंटर करने की कोशिश की तो उस वक्त यहां पे, ये जो रीजन आप देख रहे हो, उस वक्त यहां पे इंडो ग्रीक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक, तो इंडो डायनेस्टी, तो इंडो ग्रीक जो लोग थे, इनसे इनको मुकाबला करना पड़ा। ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि ये जो साका डायनेस्टी है, इन लोगों ने इंडो ग्रीक लोगों को हराया और उनकी जगह ले ली। तो ये जो सीथियंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली आए कहां से थे? तो मंगोलिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो पहले ये लोग चाइना में घुस जाया करते थे, लेकिन जब चाइना में गेट लग गया, गेट बंद कर दिया गया, ग्रेट वॉल बना दी गई, तो अब इनके पास कोई जगह नहीं बची। तो अब ये इंडिया में एंटर करने लगे। तो जब ये लोग इंडिया में आके बस गए तो ये इंडो भी हो गए, इंडियन भी हो गए ना। पहले सिर्फ सीथियन थे, तो इंडिया में बसने की वजह से इनको इंडो सीथियंस कहते हैं। और जनरली इनको कॉमन नाम जो इनका है वो साका के नाम से इनको बुलाया जाता है। तो जब ये पूरी तरीके से भारत के रंग ढंग में बस गए, भारतीय बन गए, तो इनको सीथियंस नहीं बल्कि शाका कहा जाने लगा। शाका, तो ये शाका जो है, इन्होंने अपना किंगडम जो बसाया था, ये इंडो ग्रीक से छीन के बसाया था। पहले तो इंडो ग्रीक्स को हटाया इन लोगों ने रास्ते से, और उससे भी बड़ी किंगडम बना ली। यानी कि शाका की किंगडम इंडो ग्रीक से भी बड़ी थी। इंडो ग्रीक जो लोग थे वो तो बेसिकली यहीं तक सीमित रह गए थे, जबकि ये जो शाका डायनेस्टी है, उतने हिस्से पे तो कब्जा इन लोगों ने किया है, उससे भी आगे बढ़ गए थे ये लोग, आप देख रहे हो। तो एंशियंट जो साका लोग थे, साका जब डायनेस्टी भारत में स्टैब्लिश हो गए, तो इन्होंने एक यूनिक सिस्टम गवर्न करने का, या गवर्नेंस का एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इन लोगों ने क्षत्रप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे आज हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग राज्य बना दिए गए हैं, तो राज्य एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ गवर्नेंस होती है। वैसे ही साका लोगों ने क्या किया था, जितने भी एरिया पे इनका कब्जा था, उसको इन लोगों ने छोटे छोटे सत्रप में बांट दिया था। सत्रप मान लो एक छोटा सा प्रोविंस या एक छोटे से स्टेट के बराबर की चीज हुआ करती थी। तो ऐसा ही आप ये मैप देख पा रहे हो, वेस्टर्न क्षत्रप, ईस्टर्न क्षत्रप। तो क्षत्रपों में यहां छोटे छोटे किंगडम्स, पूरे किंगडम को छोटे छोटे प्रोविंस में बांट दिया था। तो इसमें सबसे ताकतवर जो क्षत्रप या सबसे ताकतवर जो प्रोविंस होके उभरी, वो थी वेस्टर्न क्षत्रप्स की। क्योंकि वेस्टर्न क्षत्रप पूरी तरीके से आप देख रहे हो भारत की धरती पे ही स्टैब्लिश हुई थी, गुजरात, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात वाले एरिया में। तो इनकी बार बार लड़ाई होती थी सतवाहन एम्पायर से। आप देख रहे हो सतवाहन एम्पायर और वेस्टर्न क्षत्रप दोनों लगभग पड़ोसी थे। ठीक, तो अब आगे इनकी कहानी देखते हैं। तो वेस्टर्न क्षत्रप की कहानी इंडियन हिस्ट्री बुक्स में आपको ज्यादातर मिलेगी, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से इंडिया में बसे हुए थे, जबकि बाकी जो क्षत्रप थे वो तो इंडिया के बाहर भी थे। आज का जो इंडिया है
तो जब हम साका डायनेस्टी की बात करते हैं या क्षत्रप्स की बात करते हैं तो ज्यादातर जिक्र जो मिलता है वो वेस्टर्न क्षत्रप का ही हमें मिलता है। तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप है ये किन इलाकों में फैला हुआ है, आप मैप देख के भी समझ सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले इलाकों में फैला हुआ था। आज भी इन जगहों से इनके सिक्के मिलते हैं, इनके बनाए सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों पे ग्रीक भाषा का प्रयोग होता है। तो आज लोग उम्मीद भी नहीं करते, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे कभी ग्रीक लोगों का कब्जा था। तो वेस्टर्न क्षत्रप की जहां तक बात है, जिस वक्त वेस्टर्न क्षत्रप यहां पे रूल कर रहे थे उसी वक्त एक नई डायनेस्टी कुषाण इन एरियाज पे रूल कर रही थी, बेसिकली नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी। उसी वक्त कुछ इंडियन डायनेस्टीज ने भी स्टैब्लिश कर लिया था खुद को, क्योंकि इंडियन डायनेस्टीज जो है वो ईस्टर्न हिस्से में सक्रिय थी। तो ऐसी एक डायनेस्टी थी कण्व डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो वेस्टर्न क्षत्रप को सबसे ज्यादा मुकाबला या सबसे ज्यादा कंपटीशन का सामना सतवाहना एम्पायर से करना पड़ा। तो सतवाहना एम्पायर मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन होने की वजह से ही उभरी थी। ये लोग भी पहले मौर्य के ही कंट्रोल में थे, अब मौर्य की डिक्लाइन के बाद इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। लेकिन सतवाहना और वेस्टर्न क्षत्रप में एक फर्क था। सतवाहना ये लोग पूरी तरीके से भारतीय थे, जबकि वेस्टर्न क्षत्रप वाले लोग, ये लोग कौन थे? ये लोग मंगोलिया, उज्बेकिस्तान से आए हुए लोग थे। तो याद रखना कि सतवाहना और वेस्टर्न क्षत्रप की कई लड़ाइयां हुई, सबसे ज्यादा लड़ाइयां इन्हीं दोनों के बीच होती थी। तो अब बात कर लेते हैं साका डायनेस्टी के कुछ राजाओं की। तो जो जिक्र मिलता है उसके अकॉर्डिंग माउस नाम का राजा सबसे अर्लीस्ट साका रूलर माना जाता है। सबसे पहला साका रूलर जिसका जिक्र हमको मिलता है वो है माउस। तो इस माउस ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की थी गांधार में, और लगभग 80 to 60 बीसी के आसपास की बात है ये। अब हमको इसके बारे में कैसे पता चलता है, कैसे हमें पता कि माउस नाम का कोई राजा भी था? क्योंकि हमको तक्षशिला से एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है। ये तक्षशिला क्या है? तो गांधार की किंगडम हुआ करती थी तक्षशिला। तो तक्षशिला में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली हिस्टोरियंस को, उसमें जिक्र मिलता है माउस का और उसके दो सक्सेसर्स का। तो इसके सक्सेसर्स थे एजेस 1 और एजेस 2। तो ये जो पूरी डायनेस्टी थी साका की, खास करके माउस, एजेस 1 और एजेस 2, इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। और हमको इनके बारे में कहां से ये चीजें पता चलती है? तो पाकिस्तान के जलालाबाद शहर से एक पूरा का पूरा बक्सा मिला है, एक बॉक्स मिला है जिसको बिमरन कैस्केट बोला जाता है, क्योंकि जिस जगह ये बॉक्स मिला है वो उस जगह का नाम बिमरन है। तो बिमरन कास्केट में एजेस 2 नाम के राजा के सिक्के मिले हैं। तो एजेस 2 कौन है? तो ये मौस का सक्सेसर है, शायद बेटा हो, शायद पोता हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मौस के मृत्यु के बाद एजेस 1 राजा बना और एजेस 1 की मृत्यु के बाद एजेस 2 राजा बना। तो इसी एजेस 2 के द्वारा का एक बक्सा हमको मिला है पाकिस्तान के बिमरन से, जिसको बिमरन कैस्केट बोलते हैं। तो इस बक्से में क्या है? इस बक्से में कुछ तो इसके सिक्के हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मिली है वो स्टैंडिंग बुद्धा, यानी बुद्धा के खड़ी हुई एक स्टैचू मिली है। और ये दुनिया की पहली, मतलब सबसे पुरानी, पहली और सबसे पुरानी इमेज है जिसमें कि गौतम बुद्ध को खड़े रूप में दर्शाया गया है। ज्यादातर मूर्तियां अगर आप गौतम बुद्ध की देखोगे तो वो एक योग की मुद्रा में बैठे नजर आते हैं, लेकिन ये पहली मूर्ति है जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध खड़े होकर आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न क्षत्रप की, यानी कि सारे साका डायनेस्टी में, सारे किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस अगर कोई थी तो वो थी वेस्टर्न क्षत्रप वाली प्रोविंस। तो ये प्रोविंस कहां फैली हुई थी? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पे फैली हुई थी। तो वेस्टर्न क्षत्रप के लोगों ने अपनी कैपिटल उज्जैन को बना रखा था। तो साका एरा, यानी कि तो साका एरा का मतलब होता है जब भी कोई राजा गद्दी पे बैठता था तो वो
वो डेट चलाता था, वो कहता था कि आज से नया दौर शुरू होगा, नई तारीख शुरू होगी, आज मैं गद्दी पे बैठा हूं तो आज से नया कैलेंडर चालू होगा। तो ऐसा ही एक कैलेंडर शाका एरा कहलाया। तो ऐसा माना जाता है कि शाका एरा चस्ताना के गद्दी पे बैठने के साथ ही शुरू हुआ था 78 एडी। वैसे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शाका एरा कुषाण राजाओं ने चलाया, लेकिन हिस्टोरियंस ये भी डिबेट करते हैं कि जब इसका नाम ही शाका एरा है तो संभावना ज्यादा है कि इसको किसी शाका रूलर ने चलाया होगा। खैर जो भी हो, आप याद रखोगे कि शाका एरा स्टार्ट हुई थी 78 एडी में। और किसने स्टार्ट की, इसके दो ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का मानना है चस्टाना, कुछ लोगों का मानना है कुशाना, लेकिन ज्यादातर ऑप्शंस कुशाना को ही सही मानते हैं। तो टोल्मी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने चस्ताना को टियास्थनीस और टेस्टेनिस के नाम से भी पुकारा है। ये जो चस्ताना था, इसने भद्रमुख नाम की एक डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ये था तो साका रूलर, साका डायनेस्टी। तो इस और साका लोगों का क्या फंडा था, ये इन्होंने पूरी किंगडम को छोटे छोटे छत्रपों में बांट दिया था। हर छत्रप में एक नई डायनेस्टी उभर जाती थी। तो ऐसी एक डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उभर के आई, वो भी एक्चुअली साका सत्रप ही थी। डायनेस्टी का नाम बस भद्रमुख था। ठीक है, ऐसी ही एक और डायनेस्टी हमको देखने को मिली वेस्टर्न छत्रप द्वारा, उसका नाम था छहारपाज, और इसको स्टैब्लिश किया था नाहापना नाम के राजा ने। तो ये नाहापना कौन था, तो ये भी एक शाका रूलर ही था, लेकिन ये वेस्टर्न छत्रप का रूलर था। और वेस्टर्न छत्रप वालों की बार बार लड़ाई होती थी सतवाहना डायनेस्टी वालों से। तो ये जो नाहापना नाम का रूलर था, इसकी लड़ाई का जिक्र हमको मिलता है सतवाहना राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी से। तो सतवाहना राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहापना नाम के राजा को हराया था, यानी कि सतवाहना लोगों ने साकास को हरा दिया था। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट राजा की, उसका नाम था रुद्रदमन वन। तो रुद्रदमन वन ने अच्छा खासा 20 सालों तक राज किया है। तो इसको सबसे महान साका रूलर माना जाता है, और यह भी वेस्टर्न छत्रप को ही बिलोंग करता था, यानी कि यह भी कह लो कि गुजरात, मालवा, राजस्थान वाले एरिया में ही रूल करता था। तो ये चस्ताना का पोता था। तो चस्ताना ने ही वेस्टर्न छत्रप को स्टैब्लिश किया था, तो ये उसी का पोता था। तो इसकी किंगडम जो है कोंकण यानी गोवा, नर्मदा वैली, काठियावाड़ यानी ये सब गुजरात के इलाके हैं। गुजरात और मालवा में बेसिकली इसका रूल फैला हुआ था। और हम क्या जानते हैं रुद्रदमन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रुद्रदमन को जाना जाता है सुदर्शन लेक की मरम्मत कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए। अब ये सुदर्शन लेक क्या है, तो एक बहुत बड़ी झील है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जूनागढ़ के काठियावाड़ में। काठियावाड़ कहां है, तो गुजरात में है। तो रुद्रदमन भी तो उन्हीं एरियाज पे रूल करता था ना। तो जिक्र मिलता है हमको कि रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक की मरम्मत कराई थी। ये सुदर्शन लेक वही लेक है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, तो इस लेक के बारे में आपको आगे भी कई बार जिक्र मिलेगा, इसलिए अच्छा है कि आप इसको याद कर लो। सुदर्शन लेक कहां है बच्चों, तो गुजरात के काठियावाड़ में है, या कह लो कि गुजरात के जूनागढ़ के काठियावाड़ इलाके में है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। आगे चल के इसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदमन वन ने। रुद्रदमन ने एक हिंदू महिला से शादी की, एक हिंदू औरत से शादी की, और खुद हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। जबकि बाकी जो साका रूलर्स थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने जो नॉर्मली शाकास की सतवाहना से बार बार लड़ाई हुआ करती थी, तो इसने क्या किया कि उस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी बेटी की शादी वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी से करा दी। वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी का बेटा था। आगे जब हम सतवाहना डायनेस्टी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम ये चीजें कवर करेंगे। तो आप बस इतना जान लो कि रुद्रदमन
ने अपने आप को बदला। पहले तो ये बुद्धिज्म छोड़ के हिंदू बन गया ताकि इसकी पकड़ बन जाए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में हिंदू धर्म काफी फैला हुआ था, तो पहले तो ये हिंदू बन गया। उसके बाद इसने लड़ाई झगड़े को कम करने का सोचा, इसलिए इसने अपनी बेटी की शादी सतवाहन राजा वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी से कर दी। लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में भी अपने दामाद से कई लड़ाइयां इसने लड़ी। यानी कि शादी कर की थी ये सोच के कि दोनों के बीच झगड़े बंद हो जाएंगे, दोनों डायनेस्टीज लड़ना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो खैर ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो रुद्र दमन है, इसने नाहापन्ना ने जो जमीन हारी थी, नाहापन्ना को हराया था गौतमी पुत्र ने, गौतमी पुत्र ने, ठीक है। अब ये नाहापन्ना के बाद राजा बना रुद्र दमन, रुद्र दमन। तो रुद्र दमन की लड़ाई चलने लगी गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठी पुत्र से। तो जो नाहापन्ना हार गया था गौतमी पुत्र से, जो जमीनें नाहापन्ना के हाथ से निकल गई थी, अब उसको रुद्र दमन ने वापस कब्जे में ले लिया। तो इसलिए रुद्र दमन जो है काफी ताकतवर माना जाता है, सारे साका रूलर्स में सबसे ताकतवर यही माना जाता है। और ये तो हम जान ही चुके हैं कि रुद्र दमन एक और चीज के लिए फेमस है कि उसने जो झील है सुदर्शन झील, उसकी रखरखाव कराई, उसकी मरम्मत कराई। तो ये बात हमको कहां से पता चलती है? तो ये बात सुदर्शन झील के पास एक पत्थर है। सुदर्शन झील कहां है? तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक पत्थर के पास इसने एक इंस्क्रिप्शन खुदवाई, अपनी तारीफ में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया। उसको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन या फिर गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो उस इंस्क्रिप्शन में अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ लिखाई कि मेरा नाम रुद्र दमन है, मैं यहां का राजा हूं, मेरे दामाद का नाम वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी है, तो मैं इस झील का निर्माण करा रहा हूं। ये सारी चीजें इसने लिखी। तो बात करते हैं कि साका डायनेस्टी कहां गायब हो गई? इतनी जो लंबी चौड़ी डायनेस्टी बन गई, ये गायब कैसे हो गई, डिक्लाइन कैसे कर गई? तो साका डायनेस्टी का डिक्लाइन तभी स्टार्ट हो गया था जब इनकी लड़ाई सतवाहना से स्टार्ट हो गई थी। तो सतवाहन के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये सबसे ताकतवर सतवाहना रूलर थे। और ताकतवर इसलिए ही कहा गया इनको क्योंकि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने साकाओं को बुरी तरीके से हरा दिया था। तो वहीं से साका लोगों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। खैर, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने तो गुजरात और मध्य प्रदेश वाले एरिया में इनको फैलने से रोका। बाकी जगहों पे क्या हुआ? तो बाकी जगह यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान वाले हिस्से में जहां पे ये रूल करते थे, जहां पे बेसिकली हमने देखा कि माउस और उसके दो बेटे एजेस 1 और एजेस 2 का जिक्र हुआ। तो एजेस 2 की मौत के बाद पाकिस्तान वाले एरिया में भी इनकी पकड़ खत्म हो गई और इनको हरा के एक नई डायनेस्टी कुषाण ने अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। तो खैर जो भी हो, तो वेस्टर्न इंडिया में इनका रूल 4th सेंचुरी आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और जो आखिरी वेस्टर्न क्षत्रप रूलर है, क्योंकि वेस्टर्न क्षत्रप का जिक्र हमको बार बार मिलता है, वो तो बीच इंडिया में लोकेटेड थे, तो आखिरी वेस्टर्न क्षत्रप रूलर जो था वो था रुद्रसिम्हा 3। और हमको ये बात पता चलती है कि रुद्रसिम्हा 3 को गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त 2 ने हराया। तो ये वो वक्त था कि एक तरफ साका रूल करते थे, दूसरे तरफ कुषाण रूल करते थे, उसी वक्त गुप्ता रूल करते थे। यानी कि एक ही समय में कई डायनेस्टीज पॉलिटिकल पावर के लिए एक दूसरे से टकरा रही थी। तो साका डायनेस्टी को किन लोगों ने खत्म किया? सबने मिल के खत्म किया। सतवाहन ने इनको गुजरात और मध्य प्रदेश वाले एरिया में चोट पहुंचाई। कुषाण डायनेस्टी ने इनसे पाकिस्तान छीन लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया इनसे छीन लिया। जबकि जो नॉर्थ इंडिया का प्रॉपर पार्ट है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला पार्ट, वहां तक तो गुप्ता डायनेस्टी ने इनको फैलने ही नहीं दिया। वहां गुप्ता डायनेस्टी उभर के सामने आ गई। तो ये थी कहानी साका डायनेस्टी की। तो कुल मिला के साका डायनेस्टी का खात्मा 350 एडी आते आते हो चुका था। अब बात करते हैं अगली डायनेस्टी की, जो थी इंडो पार्थियंस, जो कि पहलव्स भी कहलाई। तो इंडो पार्थियंस कौन थे? तो इंडो पार्थियंस ये बेसिकली ईरान से आए हुए कबीले थे।
ईरान जो कि उस वक्त पर्शिया कहलाता था, तो पर्शिया, पार्थियंस। तो पर्शिया से आए हुए ईरानियन ट्राइब्स थे, और इन ट्राइब्स का जो भी राजा हुआ करता था वो अपने आप को गोंडोफर्स के नाम से बुलाता था, गोंडोफरेस। जैसे हमारे यहां जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को या तो राजा बुलाते थे या महाराजा बुलाते थे, महाराजा धीराज बुलाते थे, वैसे ये एक उपाधि थी, ये किसी का नाम नहीं है बल्कि ये उपाधि है, गोंडोफरेस। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडो पार्थियंस का पहला राजा कौन था, तो पहला राजा हम नाम तो नहीं जानते, हम बस उसको गोंडोफेर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायनेस्टी थी ये गोंडोफराइड डायनेस्टी भी कहलाती है, इसी वजह से कहलाती है क्योंकि इस डायनेस्टी के राजा खुद को गोंडोफेरस बुलाते थे। तो ये डायनेस्टी जो इंडिया में आके स्टैब्लिश हो गई, तो ये किन हिस्सों को कंट्रोल करती थी, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया पे इनका कंट्रोल रहा, लगभग 100 सालों तक इन्होंने कंट्रोल किया। ठीक, तो ये लोग आए कहां से थे, तो ये लोग ईरान से आए हुए थे, ईरान से आए हुए कबीले थे। तो इनके बारे में हमको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, तो आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है कि ये लोग बाय बर्थ ईरानियन थे और इनके राजा खुद को गोंडोफेरस कहलाते थे। अगर कोई पूछता है कि पहला इंडो पार्थियन राजा कौन था, तो हम कहेंगे गोंडोफेरस 1। एक चीज और आपको याद रखनी है इनके बारे में कि जब पहलव डायनेस्टी भारत में चल रही थी या इंडो पार्थियंस का राज था, तो उसी वक्त भारत में सेंट थॉमस नाम के एक बहुत फेमस जो क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं, उन्होंने विजिट किया था कि क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाया जा सके। सेंट थॉमस का जिक्र हमको मिलता है कि ये चेन्नई भी गए थे, चेन्नई गए थे वहां पे अपने धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सेंट थॉमस भारत किस डायनेस्टी के वक्त आए थे, तो पार्थियंस या पहलव डायनेस्टी के वक्त आए थे। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी डायनेस्टी की, जो थी कुषाण डायनेस्टी। ये सबसे 4 में से 4 जो डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी भारत की धरती पे, उनमें सबसे ताकतवर और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल डायनेस्टी अगर कोई हुई तो वो कुषाण डायनेस्टी ही हुई। तो आइए पता लगाते हैं कि ये कुषाण लोग कौन थे, कहां से आए थे। तो ये जो कुषाण थे ये भी बेसिकली ट्राइब्स ही हुआ करते थे, कबीले ही हुआ करते थे, और ये लोग वेस्टर्न चाइना को बिलोंग करते थे, वेस्टर्न चाइना। तो ये जो बेसिकली आप हिस्सा देख रहे हो, यहां कहीं से ये लोग आए थे। तो कुषाण का एक मतलब ये भी होता है कि कुश, जो हिंदू कुश पर्वत है, तो हिंदू कुश पर्वत के आसपास रहने वाले कुषाण कहलाते थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो खैर जो भी हो, तो जब ये लोग चीन वाले हिस्से में रहते थे, इनको यूइचीज भी कहा जाता था। यूइचीज का मतलब होता है मून ट्राइब। मून ट्राइब यानी कि वो कबीले जो जिनका ऐसा मानना था कि उनका जन्म चांद से हुआ है। तो ये लोग घुमक्कड़ कबीले हुआ करते थे, किसी एक जगह घर बना के नहीं रहते थे, बल्कि अपने मवेशियों को चारा दिलाने के लिए, उनको भोजन पानी देने के लिए यहां से वहां भटकते रहते थे, और कभी कभी चाइना के अंदर तक घुस जाते थे। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा हुआ कि इनको इंडिया में एंटर करने का मौका मिल गया। हुआ क्या था, मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई थी। तो जब इन्होंने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई है तो हमें रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये लोग इस रास्ते से इंडिया एंटर करने लगे। लेकिन इनके इंडिया आने से पहले ही इन जगहों पे, वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहां पहले से ही पार्थियंस और शाका लोगों का रूल हो गया था। तो पार्थियन, शाका दोनों ईरान से ही आए थे। तो इनको हटाया, कुषाण लोगों ने इन लोगों को रास्ते से हटाया, इनको हरा के यहां से भागने पे मजबूर कर दिया और खुद जम गए, इस जगह पे जम गए। कुषाण डायनेस्टी यहीं पे स्टैब्लिश हुई। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये कोई साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच पाए, ना ही यूपी बिहार को टच कर पाए। तो जो कहानी बिल्कुल इस छोटे से इंडस वैली से शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़े एम्पायर में बदल गई, इतने बड़े एम्पायर में बदल गई कि आगे चल के मथुरा, यानी उत्तर प्रदेश का मथुरा, पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
ये सब कुछ कुषाण डायनेस्टी का हिस्सा बन गया। और अफगानिस्तान पाकिस्तान तो था ही उनके कब्जे में, ये तो जान ही रहे हो आप। तो अब इनके राजाओं की बात करें तो कुजुला खडप्सिस का जिक्र मिलता है कि ये पहला यूईजी चीफ था। जो ट्राइब थे ना, ये लोग कबीले थे ना, तो कबीलों का राजा होता है। तो जो कबीला सबसे पहले भारत के अंदर दाखिल हुआ था, भारत में जब ये कबीले अंदर आए थे, उस वक्त इस कबीले का सरदार था कुजुला खडप्सिस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुषाण एम्पायर जो भारत में स्टैब्लिश हुआ है, उसको कुजुला खडप्सिस ने ही किया है। तो कुजुला खडप्सिस कहां पे आके अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लेता है? तो जब वो भारत में एंटर करता है तो उसको दिखता है कि मेरे पहले ही यहां पे कब्जा हो चुका है, शाका और पार्थियंस ने कब्जा कर लिया है। तो वो एरिया कौन सा था? काबुल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये कुजुला खडप्सिस उन लोगों को भगा के वहां पे अपना कब्जा जमा लेता है। तो कुजुला खडप्सिस के चलाए हुए सिक्के भी हमको आज मिलते हैं। उन सिक्कों पे इसका नाम है, ये आप देख रहे हो, ये सिक्के कुजुला के सिक्के हैं। उन सिक्कों पे हमको बौद्ध धर्म के सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जिससे ये बात पता चलती है कि जो कुषाण डायनेस्टी है वो भी बौद्ध धर्म की ही फॉलोअर्स थी। तो कुजुला खडप्सिस की मौत होने के बाद, इसकी मृत्यु होने के बाद, इसका बेटा वीमा टाक्टू राजा बनता है। लेकिन वीमा टाक्टू के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। आज शायद बच्चों तुम्हें हंसी भी आ रही होगी, चाहे जो भी हो, बट ये लोग हमारे देश पे राज कर चुके हैं, चाहे इनके नाम कितने भी आपको अजीब लगे, कुजुला खडप्सिस, वीमा टाक्टू। यानी कि उस वक्त तक इन लोगों का इंडियनाइजेशन हुआ नहीं था, आगे चल के हो गया। तो हमें कुजुला खडप्सिस के सक्सेसर्स के बारे में काफी डिटेल में नहीं पता। तो कहानी जब कुछ और आगे बढ़ती है तो एक इंपॉर्टेंट राजा का जिक्र मिलता है, कुषाण डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा का जिक्र मिलता है। उसका नाम है वीमा कडफिसेस। कुजुला कडफिसेस के खानदान से आता था ये, तो शायद इनकी खानदानी टाइटल थी कडफिसेस। तो खैर, तो वीमा कडफिसेस के बारे में हम क्या जानते हैं? वीमा कडफिसेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अफगानिस्तान के रबातक नाम के जगह पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है, पत्थर की खुदाई, पत्थर पे खुदी हुई इंफॉर्मेशन मिली है। उसी इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें पता चलता है कि हाँ भाई, वीमा खडप्सिस नाम का कोई राजा था जो कि वीमा टक्टू का बेटा था, और इसी वीमा खडप्सिस का बेटा हुआ आगे चल के कनिष्क नाम का राजा। यानी वीमा खडप्सिस पूरे कुषाण डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। वीमा खडप्सिस का बेटा था कनिष्क। यही कनिष्क आगे चल के पूरे कुषाण डायनेस्टी का सबसे ग्लोरियस, सबसे ग्रेट राजा बनता है। तो इसमें वीमा खडप्सिस की क्या कहानी है? वीमा खडप्सिस को इंडियन हिस्टोरियंस एक ही चीज के लिए याद रखते हैं। वो चीज क्या है? चीज है कि इसने बेतहाशा सोने के सिक्के इशू किए। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किन लोगों ने चलाए? ग्रीक लोगों ने चलाए। ग्रीक लोगों को हरा के कुषाण लोगों ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर ली वहां पे। तो अब कुषाण लोगों ने भी वही ट्रेडिशन चालू रखा। इसमें सबसे बड़ा नाम है वीमा कडफिसिस का। इसने बेतहाशा हजारों हजार सिक्के मिले हैं इसके सोने के। और एक और चीज वीमा खडप्सिस को बाकी लोगों से अलग करती है कि पूरे कुषाण डायनेस्टी वाले बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे, बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये वीमा खडप्सिस भगवान शिव का पुजारी था। इसके सिक्कों में इसको महेश्वर के नाम से बुलाया जाता है। महेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। तो ये भगवान शिव की पूजा भी करता था। ये आप देख रहे हो, ये भगवान शिव है, बैल। तो ये भगवान शिव की फोटो हमको मिलती है, और खुद को महेश्वर बुलाता था। ये आप याद रखोगे बच्चों। तो हिस्टोरियंस को ना सिर्फ कुषाण डायनेस्टीज के सिक्के मिले हैं, बल्कि जहां पे कुषाण डायनेस्टीज राज करती थी वहीं से रोम में बने सोने के सिक्के भी मिलते हैं, रोमन गोल्ड क्वाइंस भी मिलते हैं। इससे दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज तो यह पता चलती है कि भारत काफी प्रॉस्पेरस था। सोने के सिक्के बनाए जाते थे उस वक्त, जबकि सोना कितना महंगा मिलता है, फिर भी इससे पता चलता है कि सोना एक आम चीज थी। गोल्ड
जो है रेडिली अवेलेबल था। दूसरी चीज क्या पता चलती है हमको, रोम के सिक्के मिलने से यह बात साबित हो जाती है कि भारत और रोम का आपस में पुराने जमाने में भी बिजनेस संबंध था, ट्रेडिंग पार्टनर्स हुआ करते थे दोनों। ठीक है, तो ये जो बीमा खडफिसेस है, इसको एक और चीज के लिए जाना जाता है कि इसने गांधार को पार्थियंस के कब्जे से आजाद कर लिया था। पार्थियंस यानी ईरानियन ट्राइब्स, इन्हीं लोगों को हरा के तो ये लोग बसे थे, तो लड़ाई आगे भी जारी रही। गांधार को पार्थियंस के कब्जे से मुक्त करा के कुषाण डायनेस्टीज में मिला लिया और कुषाण डायनेस्टीज को एक्सपेंड करते करते मथुरा तक पहुंचा दिया। यानी उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे पड़ता है मथुरा, तो वहां तक यानी पूरा का पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इनके कब्जे में चला गया था, मथुरा तक कंट्रोल करते थे ये। अब बात करते हैं सबसे महान कुषाण राजा की, यानी कनिष्क की। तो कौन था कनिष्क? तो इसी वीमा कड़फिसेस का बेटा था ये। इसको ग्रेटेस्ट कुषाण किंग कहा जाता है। कुछ लोग इसको एंशियंट इंडिया का वन ऑफ द ग्रेट किंग भी मानते हैं। तो इसको एक काफी बड़ी किंगडम अपने पिताजी से मिली थी। उस किंगडम में क्या क्या शामिल था? तो अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर, मगध यानी बिहार उत्तर प्रदेश, मालवा यानी मध्य प्रदेश, बनारस, बंगाल, तिब्बत और यहां तक कि चाइना के कुछ हिस्से भी। बच्चों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस इंडियन रूलर ने चाइना पे भी कंट्रोल कर रखा था, यानी कि चाइना पे भी उसके किंगडम में चाइना भी इंक्लूडेड था। तो ये कनिष्क ही था। कनिष्क के पहले शायद ही किसी राजा के बारे में हमको जानने को मिलता है जिनका कब्जा चाइना पे था। तो कनिष्क ने अपनी कैपिटल पेशावर को बना रखी थी। उस वक्त पेशावर को पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि कनिष्क की कैपिटल सिटी क्या थी? तो पेशावर थी। तो अब देखो यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि कनिष्क को कहा जाता है कि यह शाका एरा का फाउंडर था। शाका एरा बेसिकली एक नए कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। जैसे एडी और बीसी होता है ना, एडी बीसी। ये एडी बीसी का चक्कर क्या है? जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की चीजों को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद जो भी घटनाएं हुई उनको एडी, यानी टाइम को जो है दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही शाका एरा 78 एडी में भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, नए कैलेंडर की शुरुआत हुई 78 एडी में, उसको कहा गया शाका एरा। बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस का मानना है कि शाका एरा जो है कनिष्क ने ही चालू की। कनिष्क गद्दी पे बैठा था 78 एडी में। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शाका एरा को चस्ताना नाम के एक शाका राजा ने चालू किया था, इसीलिए इसका नाम शाका एरा है। पर जो भी हो, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादातर क्वेश्चन में कनिष्क देखने को मिलेगा, तो ये आप याद रखोगे। तो 78 एडी में कनिष्क राजा बने थे। तो कनिष्क ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया हुआ था। तो इनकी कैपिटल तो थी पेशावर या पुरुषपुर। तो इन्होंने क्या किया, एक बार पाटलिपुत्र पे हमला किया। पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, और पाटलिपुत्र पे हमला करके वहां से एक बहुत रिनाउंड बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष को लेके अपने कैपिटल पेशावर चले गए थे ये। क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इनको एक राज पुरोहित की जरूरत थी, एक ऐसा पुरोहित जो इनके सारे धार्मिक आयोजनों को हैंडल कर सके। तो इसीलिए अश्वघोष को ये जबरदस्ती पटना से उठा के पेशावर लेके चले गए थे। तो इसी कुषाण डायनेस्टी के हाथों में सिल्क रूट का कमांड था। सिल्क रूट की कंट्रोल पूरी की पूरी कुषाण डायनेस्टी के हाथों में थी। और जब कनिष्क राजा बने तो इन्होंने पूरी तरीके से सिल्क रूट पे कंट्रोल बना रखा था। ये सिल्क रूट क्या चीज है? यूरोप से अगर किसी को चीन जाना हो तो जिस रास्ते से वो आया जाया करते थे वही रास्ता सिल्क रूट कहलाता था। सिल्क रूट क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ट्रेड के आइटम हुआ करते थे, जो बिजनेस
के सामान यहां से वहां किए जाते थे। उसमें सिल्क सिल्क की मात्रा या सिल्क की अहमियत सबसे ज्यादा थी। सिल्क सबसे कॉस्टली आइटम माना जाता था, इसीलिए इस रास्ते को सिल्क रूट का नाम दे दिया गया था। कनिष्क को जो है आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। ये बहुत बड़े आर्ट एंड कल्चर के पैटर्न हुआ करते थे। तो कनिष्क का रूल आप देख ही रहे हो, पेशावर से लेके पाटलिपुत्र तक फैला हुआ है। तो कनिष्क के राज में दो ऐसे सेंटर्स उभर के आए जहां पे आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश करने लगा। तो दो ऐसे केंद्र, जैसे आज अगर हम बात करें इंडिया की, बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा मूवीज कहां बनती है, तो हम कहेंगे ना कि इंडिया में मूवी सबसे ज्यादा बॉम्बे में बनती है। तो वैसे ही कनिष्क के जमाने में दो ऐसी लोकेशंस थी इंडिया में जहां पे बहुत ज्यादा मूर्ति बनाई जाती थी, आर्ट एंड कल्चर का काम होता था। ये दो जगह थी, गांधार और मथुरा। गांधार यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान में। तो इन दो जगहों पे दो अलग अलग टाइप के आर्ट एंड कल्चर के जो पैटर्न है वो फ्लरिश किए। तो इन दोनों जगहों को कहा गया स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट का यह मतलब नहीं है कि वहां पे कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। कहने का मतलब है कि आर्ट कल्चर के अलग अलग पैमाने होते हैं ना, अलग अलग पैटर्न के आर्ट बनाए जाते हैं। तो ये दो स्कूल ऑफ आर्ट्स थे, कनिष्क के जमाने में ही बने थे ये। तो मथुरा से हमको एक मूर्ति मिली है जिसका सर नहीं मिला है हमें। तो ये मूर्ति कनिष्क की ही है, जो ये आप देख पा रहे हो हाथ में तलवार पकड़े हुए मूर्ति, ये कनिष्क की हमको मथुरा से मिली है, ये आप याद रखोगे, हेडलेस स्टैचू। अब कनिष्क ने बुद्धिज्म तो अपना लिया, तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देने में भी कनिष्क का बहुत बड़ा रोल है। कनिष्क को जाना जाता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाने के लिए। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या चीज है? तो चार ऐसी बुद्धिस्ट काउंसिल का जिक्र हमको मिलता है हिस्ट्री में। जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो बुद्ध धर्म अपना चुके होते थे। तो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े राजा हुए, ये कॉन्फ्रेंस बुलाते थे। उस कॉन्फ्रेंस में बुद्ध धर्म के जो बड़े बड़े शिक्षक हुआ करते थे, फिलोसोफर हुआ करते थे, उन सबको निमंत्रण दिया जाता था। वहां बैठ के डिस्कशंस की जाती थी धर्म के बारे में, बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। तो क्योंकि कनिष्क ने नया नया बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए था। ज्यादातर पब्लिक उस वक्त जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां की बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती थी। तो इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई कुंडलवन में। कुंडलवन श्रीनगर के पास की जगह है। तो इसका नाम कनिष्क, के से याद रखो, के फॉर कनिष्क, के फॉर कुंडलवन। और कुंडलवन कहां है? के फॉर कश्मीर में ही है। तो इसका जो चीफ प्रीस्ट था, जो राज पुरोहित था, वो था वासुमित्र। तो इस फोर्थ काउंसिल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये काउंसिल्स बुलाई ही जाती थी कि लोग आपस में डिबेट करें, चर्चा वगैरह करें। तो इसी चर्चा के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो रहा था नियम कानून को लेकर कि बुद्ध धर्म में कौन से नियम फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बौद्ध धर्म के नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लोग इसी चक्कर में बौद्ध धर्म नहीं अपनाते हैं। तो दो हिस्सों में बंट गया बुद्धिज्म। तो ये दो हिस्से कहलाए हिनायना और महायाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन या बुद्धिज्म में स्प्लिट कब हुआ? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाई थी? कनिष्क ने बुलाई थी। वैसे आपको डेट याद नहीं रखना है, मैं आपको डेट भी बता देता हूं। 78 BC में बुलाई थी। जिस साल कनिष्क राजा बना था उसी साल इसने बुलाया था। तो आप देख रहे हो कनिष्क बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कितने एफर्ट्स ले रहा है। तो कुषाण जो है, इनके तो पूरे कंट्रोल में थी ही सिल्क रूट, और ये सिल्क रूट आपको चाइना तक लेके जाती थी। तो इनका कंट्रोल जो है वो चाइना तक जाता था। चाइना के बड़े हिस्से पे कुषाण का कंट्रोल था, खास करके कनिष्क का कंट्रोल था। तो इससे भी बुद्धिज्म को मदद मिली। बुद्धिज्म जो है कनिष्क के दौरान ही चाइना पहुंचा। याद रखना, चाइना में जो बुद्धिज्म फैला है वो सम्राट अशोक के जमाने में नहीं फैला है, वो कनिष्क के जमाने में फैला है, क्योंकि कनिष्क के कंट्रोल में आता था चाइना। ठीक है, तो चाइना पहुंच गया बुद्धिज्म, और चाइना से निकल के बुद्धिज्म बाकी
ओरिएंटल कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंच गया, जैसे कोरिया, जापान। तो कोरिया, जापान और चाइना में जो आप बुद्धिज्म देखते हो वो महायाना बुद्धिज्म ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कनिष्क के कोर्ट की। कनिष्क के दरबार में एक से एक स्कॉलर्स हुए, बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए। तो उनमें से कुछ स्कॉलर्स का नाम हमको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले अश्वघोष। तो ये अश्वघोष कौन है? ये वही अश्वघोष है जिनको पाटलिपुत्र से उठा के ले गया था ये पेशावर। पाटलिपुत्र से पेशावर ले गया था क्योंकि पेशावर इनकी राजधानी है। तो ये एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो इन्होंने ही गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी है। गौतम बुद्ध की जीवनी, जिसका नाम रखा बुद्ध चरित्र, यानी गौतम बुद्ध का कैरेक्टर स्केच किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसके कहने पे लिखा है? कनिष्क के कहने पे लिखा है। तो ये अश्वघोष है। अगला स्कॉलर चरक। तो चरक को फादर ऑफ आयुर्वेद माना जाता है। ये बहुत बड़े कह लो कि फिजिशियन थे जो कि आयुर्वेद की दवाइयों के माध्यम से इलाज वगैरह करते थे। तो चरक ने एक बुक भी लिखी है आयुर्वेद पे या मेडिसिन पे। उस बुक का नाम है चरक संहिता, यानी कंक्लूजन्स ऑफ चरक, या चरक की नॉलेज या चरक की थ्योरी। तो चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। चरक संहिता किस टॉपिक पे लिखी गई है? आयुर्वेद और मेडिसिन पे लिखी गई है। जो तीसरा बड़ा स्कॉलर था वो था वासुमित्र। तो वासुमित्र कौन थे? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कराई थी कनिष्क ने, उसके पुजारी थे, उसके हेड प्रीस्ट थे, हेड मॉन्क थे। तो बुद्धिस्ट फिलोसोफर होंगे तभी तो बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड मॉन्क थे। तो इतनी लंबी चौड़ी, इतनी पावरफुल कुषाण डायनेस्टी आखिर डिक्लाइन कैसे कर गई? तो कुछ फैक्ट्स हमको याद रखने होंगे। वासुदेव वन, नाम देख रहे हो बच्चों? कहानी शुरू हुई थी कुजुला खडफिसिस से। नाम सुन के ही हंसी आ जाए। अब इनके नाम देखो, वासुदेव, यानी ये लोग पूरी तरीके से इंडियन बन गए थे, सब कुछ इंडियन रंग ढंग में ढल गए थे। खैर जो भी हो, तो वासुदेव वन कुषाण डायनेस्टी का आखिरी ग्रेट राजा हुआ, यानी इसके बाद के राजाओं की कहानी या जिक्र हमको नहीं मिलता है। तो वासुदेव की मृत्यु के बाद कुषाण डायनेस्टी कई हिस्सों में बंट गई। तो कुषाण जो है, ये लोग खुद भले ही फॉरेन इन्वेडर्स थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इंडियन रंग ढंग में डाल दिया। आज भारत में कितने लोगों का नाम कनिष्क होगा आप यकीन नहीं कर सकते हो। कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि कनिष्क जो नाम है ये चाइना से आए हुए किसी इंसान का था, क्योंकि कुषाण डायनेस्टी तो चाइना से आई थी। तो यही बात है। तो खैर जो भी हो, 230 एडी आते आते कुषाण डायनेस्टी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी और कुषाण डायनेस्टी की जगह एक ब्रांड न्यू गुप्ता डायनेस्टी ने ले ली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि कुषाण डायनेस्टी ने जो होमवर्क कर दिया, जितने बड़े एरिया पे कंट्रोल कर दिया, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया, तो ये होमवर्क था। इस होमवर्क को आगे बढ़ाया गुप्ता ने। तो जो गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, उसकी नींव तैयार कर दी थी ऑलरेडी कुषाण डायनेस्टी ने। तो कुषाण डायनेस्टी के किए गए काम को और आगे बढ़ाया गुप्ता डायनेस्टी ने, और उस दौर को, गुप्ता डायनेस्टी के दौर को, इसीलिए कहा जाता है भारत का गोल्डन एज, और कुषाण डायनेस्टी को कहा जाता है फोर रनर टू द गोल्डन एज, यानी गोल्डन एज आने से ठीक पहले का दौर कुषाण डायनेस्टी का दौर था।